हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोबिन गुप्ता एमजेएचएम इंटर कॉलेज मागरा एटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 6.1, लेकिन इसका पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि जो इसका पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आपको 9 क्वेश्चंस तक बताए थे, होमवर्क में भी करने के लिए दिए थे। लेकिन मैंने कहा था जो इसके बाद के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए आज उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। थोड़ा मैंने पहले देखिए फिगर भी बना रखी है, लेकिन पहले आपके सामने पढ़ भी देता हूं। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी वो एक दीवार के सहारे झुकी है। तो देखिए मैंने चित्र भी इसी तरीके का बनाया। ये जो सीढ़ी है आपकी ये 5 मीटर लंबी है, यानी जो इसकी लंबाई है ये दे रखी है आपको 5 मीटर, और सीढ़ी की लंबाई देखिए नियतांक होगी, ये चेंज नहीं हो सकती। ये चलिए मैंने लिख दिया कि सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। अब ये दीवार के सहारे झुकी है, ये मैंने जो ओ वाई आपको अक्ष दिखाया है ये दीवार है, और इसका जो निचला सिरा है वो देखिए एक फर्श के सहारे टिका है, ये मैंने फर्श मान लिया है ओ एक्स को, यानी निचला सिरा सीढ़ी का वो ए हो गया, और जो ऊपरी सिरा है जो दीवार के सहारे टिका है वो हो गया बी। इस सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। अब देखिए आगे दिया हुआ है सीढ़ी का निचला सिरा ये जमीन के सहारे खींचा जाता है लेकिन दीवार से दूर, यानी इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है ये हम दीवार से दूर खींच रहे हैं। सीढ़ी का जो निचला सिरा है इसे हम खींचते हैं दीवार से लेकिन दूर की तरफ, यानी इस सिरे को हम इस दिशा में खींचते हैं, यानी ए सिरा वो इस दिशा में जाता है। तो आप लोग देखिए खुद भी सोच सकते हैं, जब ये सिरा इधर जाएगा तो सीढ़ी नीचे आएगी, तो ये सिरा भी नीचे की तरफ आएगा, यानी ये सिरा दीवार के सहारे ये नीचे की तरफ आएगा। देखिए ये सिरा तो इधर जाएगा लेकिन ये सिरा नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ये जो सिरा है यानी निचला सिरा ये फर्श के सहारे यानी जमीन के सहारे खींचा जाता है दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी जो इसकी चाल दे रखी है आपको स्पीड वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इधर खींचा जाता है। अब ये बताना है इसकी जो हाइट है यानी ये चीज ये कितनी स्पीड से कम हो रही है, यही देखिए आपको बताना है। इसका जो ऊपरी सिरा है ये किस स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको देखिए शुरू में बताया था अगर ये हम इधर खींचेंगे तो ये सिरा भी नीचे की तरफ आएगा, तो ये जरूरी नहीं कि ये भी उतनी ही स्पीड से नीचे आए, इसकी स्पीड हो सकता है कुछ और हो। तो यही हमें बताना है कि ये कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है। अब आगे क्या लिखा है, और ये भी किस कंडीशन में, जब सीढ़ी का निचला सिरा यानी ये वाला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, यानी जब ये 4 मीटर की दूरी पर है उस कंडीशन में ये कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कभी 5 मीटर की दूरी पर हो तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड अलग होगी, हो सकता है कभी 3 मीटर हो तो उस कंडीशन में अलग होगी। हमें क्या निकालना है, उस कंडीशन में जब ये दूरी यानी सीढ़ी का निचला सिरा 4 मीटर पर है तो ये कितने स्पीड से नीचे आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको ये बात बताई थी क्योंकि परिवर्तन की दर है तो इसमें हमें कोई ना कोई सूत्र पता होना चाहिए, कोई ना कोई। अब इसमें तो कोई ऐसा सूत्र ही नहीं है। अब देखिए आपने जैसे अभी पार्ट 1 वाली वीडियो में देखा कि क्षेत्रफल का सूत्र, परिधि, कोई भी आयतन है, वक्र पृष्ठ है, कोई ना कोई सूत्र आपको याद होते हैं। ये सवाल में तो कोई सूत्र ही नहीं है, तो आप अवकलन किसका करेंगे। तो यहां आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पहले मानना भी पड़ेगा एक्स और वाई, और उनके पदों में सूत्र भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखिए आप एक्स और वाई किसे मानेंगे, जो भी आपको लगता है चित्र में परिवर्तन होता है वो होता है एक्स और वाई, यानी किसी चीज की लंबाई बदलती है वो हम एक्स और वाई मानते हैं। जो चीज नियतांक होती है वो कभी एक्स और वाई नहीं मानी जाती। अब देखिए आप लोग यहां नोट कर सकती हैं, जब ये सिरा हम इधर खींचेंगे तो ये दूरी बदलेगी, क्योंकि सीढ़ी का निचला सिरा गतिमान है, और अगर ये गतिमान है तो इसकी दूरी भी बदलेगी। और सीढ़ी का ऊपरी सिरा ये भी गतिमान है क्योंकि नीचे की तरफ आएगा, तो ये दूरी भी चेंज होगी। देखिए ये दूरी भी चेंज होगी क्योंकि जब हम सीढ़ी खींचेंगे दीवार से दूर तो ये दूरी बदलेगी, ये भी बदलेगी।
हमें इन्हें ही मानना पड़ेगा x और y। और यही चीज देखिए मैंने यहां लिखी, माना किसी क्षण t पर, यानी समय t पर सीढ़ी के निचले सिरे a की दीवार से दूरी x है। ये देखिए जो निचला सिरा है इसकी दीवार से दूरी, ये मैं x मानता हूं। और उसी क्षण t पर सीढ़ी के ऊपरी सिरे की फर्श से दूरी, ये कितनी है y। यही दोनों इसलिए मानी, देखिए दोबारा बता रहा हूं, हम सवाल में उसे x और y मानते हैं जो चीज बदलती हैं। अब चाहे वो कम हो रही है चाहे बढ़ रही है, उन्हीं को x और y मानेंगे। सीढ़ी की लंबाई नियतांक है, ये 5 मीटर ही रहेगी, ये नहीं बदलेगी। अब देखिए मैंने इसे भी मान लिया y। अब हमें x और y में जो संबंध स्थापित करना है वही इसका सूत्र होगा, और फिर उसी का हम अवकलन करेंगे। अब आप लोग यही सोचेंगे हम इस समीकरण का अवकलन कैसे कर सकते हैं, यानी इसमें सूत्र पहले संबंध कैसे स्थापित करें, अवकलन तो बाद में ही होगा। तो x और y में संबंध, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दीवार और ये जमीन, इनके बीच में कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। तो ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, पाइथागोरस प्रमेय ही लगती है और कोई नहीं लगती। तो इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। यही देखिए सूत्र हुआ इसका। इसमें कोई आयतन या कोई वक्र प्रश्न नहीं था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हमें सूत्र खुद बनाना पड़ता है, वो संबंध स्थापित करके फिर उसका अवकलन करना होता है। देखिए उस वे का यही पहला क्वेश्चन था ऐसा, एक्स और वाई में संबंध बहुत सिंपल था, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखिए क्योंकि ये इसमें सीढ़ी के निचले सिरे की गति दे रखी, यानी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आपको देखिए ये पता लग गया पर सेकंड समय, तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, लेकिन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, x का भी करना है फिर dx अपॉन dt। वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और y का dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। चलिए 2 से मैंने भाग कर दिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बटे में वैसे भी जाएगा। आपका केवल ये बचा, देखिए x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। अब यहां टोटल 4 मान हैं, हमें 3 मान इसमें पता होंगे, चौथा मान हमें निकालना है। अब वो देखिए कौन सा निकालना है, आपको चित्र में वैसे ही बताता हूं। इस सिरे की गति यानी स्पीड हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड हमें पता है। ये किस स्पीड से नीचे आ रहा है, यानी ये हाइट किस स्पीड से कम हो रही है, ये हमें निकालना है। इसका मतलब यही हुआ कि ये कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है। तो हमें जो निकालना है वो इसकी स्पीड निकालनी है। और अगर ये दूरी मैंने y है, तो मैंने देखिए आपको जो इसका बेसिक समझाया था, अगर ये दूरी y है तो चार्ज क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि dy अपॉन dt, यानी इसकी जो स्पीड कहलाएगी वो होगी dy अपॉन dt। तो हमें dy अपॉन dt का मान निकालना है। ये dx अपॉन dt हमें दे रखी है, क्यों, क्योंकि दूरी कितनी है x, सीढ़ी के निचले सिरे की, और ये दे भी रखा है कि सीढ़ी का निचला सिरा कितनी स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सीढ़ी के निचले सिरे की अगर दूरी x है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt ही हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं dx अपॉन dt का मान 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, चलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस x और y का मान अभी मैंने छोड़ दिया, dy अपॉन dt, देखिए वो इसकी स्पीड हो गई, ये हमें निकालनी है, ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे, देखिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब आते हैं x और y के मान।
ये स्पीड हमें तब निकालनी है जब सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी कितनी है, 4 मीटर। देखिए प्रश्न में दे रखा है उस स्थिति में जब सीढ़ी के निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, और ये दूरी कितनी है, x। तो हमें x का मान कितना रखना है, 4 मीटर। ये देखिए मैंने यहां रख दिया। अब आप लोग यही सोचेंगे x का मान 4 है तो y का कहां से आएगा, y का तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, यानी ये ऊपरी सिरा कितनी दूरी पर है। लेकिन मैं कहता हूं ये आप निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसी में बताता हूं आपको, अगर ये x का मान 4 मीटर पे है, मैं आपको इसलिए सही कर रहा हूं इसी क्वेश्चन में, अगर x का मान है देखिए 4 मीटर, तो आप पाइथागोरस फिर से y का मान भी तो निकाल सकती हैं, और वो आपको याद ही होता है। अगर ये 5 है ये 4 है तो ये कितनी आएगी, 3 मीटर। तो y का मान देखिए मैंने रख दिया 3 मीटर। ये हमें निकालना ही है, बराबर किसके, 0 की। अब मैं देखिए लिखता हूं 3 इंटू dy अपॉन dt इज इक्वल टू -8। तो dy अपॉन dt ये हो गया -8/3, और इकाई देखिए वही होगी, सीढ़ी का निचला सिरा सेंटीमीटर पर सेकंड, वो भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतनी दर से आगे खींच रहे हैं, तो इसकी भी कितनी होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप लोग देखिए यही देखेंगे इसका उत्तर माइनस में आया, ऐसा क्यों हुआ। मैंने आपको बताई थी कोई चीज अगर बढ़ रही है तो उसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, और कोई चीज अगर घट रही है यानी कि कम हो रही है तो उसका उत्तर किस में आएगा, माइनस में। जब सीढ़ी का ये सिरा इधर जाएगा तो ऊपरी सिरा नीचे आएगा, और जब ऊपरी सिरा नीचे आएगा तो ये दूरी भी तो घटेगी, और जब ये दूरी घटेगी तो इसका मतलब किसका चिन्ह आना चाहिए, माइनस का। और यही आपसे पूछा गया है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा यानी ये हाइट कितनी स्पीड से कम हो रही है, तो आप लोग इसका उत्तर यही लिखेंगे। अब जैसे देखिए मैं बोल देता हूं, जैसे बुक में लाइन लिखी है, ये ऊंचाई कितनी स्पीड से कम हो रही है, यानी कितनी, इसका दर कितनी है, तो आप लोग यही लिखेंगे सीढ़ी का ऊपरी सिरा 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे आ रहा है। या ये भी लिख सकते हैं सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कम हो रही है। वहां फिर माइनस का चिन्ह नहीं लगा के आएंगे क्योंकि आपने लिख दिया कम हो रही है। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दे रखा है एक कण गति करता है लेकिन एक वक्र के अनुदिश। उस वक्र की समीकरण देखिए आपको दे रखी है 6y = x³ + 2, यानी कोई भी जो कण है वो इस वक्र के अनुदिश गति करता है। कभी कभी ऐसा होता है देखिए वक्र सरल रेखीय गति करता है तो वो सरल रेखा की समीकरण दे रखी होती, लेकिन वक्र की समीकरण की पहचान यही है क्योंकि इसमें घात 1 से अगर ज्यादा है किसी की भी, या तो x की या y की, तो वो वक्र ही होगा। तो वक्र इस यानी कण इस वक्र के अनुदिश गति करता है। अब आगे दे रखा है हमें इस वक्र पर ऐसे बिंदु निकालने हैं जहां पे y जो कोटि है यानी कि y कोऑर्डिनेट उसके बदलने की दर 8 गुना तेज है x कोऑर्डिनेट की दर की, यानी कि भुज की दर की 8 गुना है। y कोऑर्डिनेट यानी इसकी दर हो गई देखिए dy/dt, ये है 8 गुना भुज के बदलने की दर से, यानी कोटि के बदलने की दर ये है 8 गुना भुज के बदलने की दर, यानी dy/dt बराबर 8 गुना dx/dt। ये भी दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में तो देखिए पिछले में तो ऐसा नहीं था, यहां आपको सूत्र दे ही रखा है, तो आप सीधा ही लिखेंगे दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी 6 इंटू dy/dt बराबर x³ का अवकलन 3x² इंटू dx/dt, केवल नियतांक का 0। अब देखिए आगे, चलिए मैंने अवकलन कर दिया, यहां कैंसिल भी होगा, चलिए मैंने अभी नहीं किया कैंसिल, कैंसिल होगा लेकिन चलिए मैंने अभी नहीं किया। अब देखिए आगे, ये dy/dt का मान ये दे रखा है 8 गुना dx/dt, तो जो dy/dt का मान वो मैं यहां रख देता हूं 8 गुना dx/dt। ये इसलिए क्योंकि प्रश्न में दे रखा है बराबर
ये चीज देखिए मैंने ऐसे लिख दी 3x² इंटू dx अपॉन dt। अब देखिए आगे, इसमें dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल। अब आपका क्या बचा, ये तो बचा केवल 48 इज इक्वल टू 3x²। इसका मतलब 3 जब बटे में आएगा तो x² बराबर 16, यानी x का मान कितना आएगा 4। ठीक है, लेकिन नहीं, देखिए ये लोग गलती करते हैं, x का मान 4 नहीं, x का मान -4 भी आएगा, क्योंकि ये हमसे पूछा है बिंदु के निर्देशांक। ये किसी चीज की स्पीड नहीं है कि माइनस में नहीं हो सकती, ये तो निर्देशांक है x, y, तो ये प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं। अब अगर x का मान 4 है तो पूरे बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमें y का मान भी चाहिए। वो कहां से निकालें, वो है इस समीकरण से। तो x का मान अगर 4 है तो 4 की घात 3 यानी 64 प्लस 2 66, और 6 गया बटे में, तो y का मान कितना आ गया 11। तो पहला जो बिंदु हुआ उसके निर्देशांक तो आए 4,11। अब देखिए x का मान अगर -4 है तो -4 का घन -64 प्लस के 2 -62 -62 बटे 6 यानी -31 बटे 3। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हुए वो हुए -4, -31 बटे 3। और यही हमें निकालना था। देखिए वक्र ऐसे बिंदु जहां पर कोटि की बदलने की दर भुज के बदलने की दर की 8 गुनी है, ऐसे दो बिंदु हैं 4,11 और -4, -31 बटे 3। अब देखिए मैं बुक में देखता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन ये जो आपको दे रखा है, यानी कि 12वां क्वेश्चन, एक बुलबुले की त्रिज्या यानी हवा की बुलबुले की त्रिज्या वो बढ़ रही है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें ये पूछा है इसके बुलबुले के आयतन के बदलने की दर क्या है जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन तो देखिए पार्ट 1 वीडियो में भी मैंने आपको बताया, मैं होमवर्क में भी दे सकता हूं, आप लोग शायद खुद भी समझ गए होंगे। त्रिज्या के बदलने की दर यानी dr/dt 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना क्या है, आयतन के बदलने की दर, तो यानी dv/dt। तो आयतन का ही सूत्र लगेगा, आप लोग अवकलन भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, मैं देखिए इधर ही करके दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 13 में दे रखी है, एक बात इसमें क्वेश्चन नंबर 13 शायद कुछ लोग कर भी सकते थे या कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी मैं देखिए आपको हिंट दे रहा हूं। ए बैलून यानी एक गुब्बारा जो हमेशा गोलाकार रहता है, उसका व्यास परिवर्तित है, यानी उसका व्यास बदलने वाला है, क्योंकि इसमें लिखा है वेरिएबल डायमीटर, यानी उसका व्यास वो बदल रहा है, यानी त्रिज्या भी बदलेगी। अब इसमें लिखा है इसका आयतन, उसके बदलने की दर क्या है, लेकिन वो भी आयतन के बदलने की दर x के सापेक्ष आपको निकालनी है। आयतन के बदलने की दर किसके सापेक्ष निकालनी है, x के सापेक्ष। अब देखिए एक बात, अगर इसका व्यास वो आपको ये दे रखा है 3/2 ब्रैकेट में 2x+1, ये इसका व्यास है जो कि बदल रहा है। तो आप जानते हैं त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, यानी त्रिज्या r बराबर वो व्यास बटे 2 होती है। मैं चलिए आगे लिख देता हूं, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी व्यास बटे 2। तो जब इसके बटे में 2 आएगा यानी इसका आधा, तो वो हो गया 3/4 और 2x+1, ये देखिए त्रिज्या हुई। अब हमें निकालनी है इसके आयतन की बदलने की दर। आप लोग आयतन जो पढ़ चुके हैं, यानी गोले का आयतन, क्योंकि गोलाकार है इसलिए 4/3 πr3। आप पहले यहां पे r का मान ये लगाएंगे, ये देखिए मैं अप्लाई करता हूं, यानी v बराबर 4/3, क्योंकि हमें आयतन के बदलने की दर निकालनी है, लेकिन किसके सापेक्ष निकालनी है, x के सापेक्ष।
तो या तो मैं एक काम करूं कि dv अपॉन dr पहले r के सापेक्ष करूं, फिर r का अवकलन भी करना है dr अपॉन dx, तो यहां भी अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन फिर आपको 2 बार होगा। आप लोग ये भी कर सकते हैं, हम इस सूत्र को पहले ही x के पदों में लिखें। अब मुझे इसका घन करना है, क्योंकि देखिए त्रिज्या है r लेकिन इसका घन, तो अगर मैं इसका घन करूं तो सीधा चलिए घन करके लिखता हूं, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, और 4 का घन ये हो गया 64, और ये हो गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 4 से देखिए कैंसिल हो गया 16, तो देखिए आपका ये सूत्र बन गया v बराबर 9 पाई बटे 16 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आता है v बराबर 9 पाई बटे 16 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम इसका अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमें आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है, लेकिन वो x के सापेक्ष निकालनी है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो देखिए 9 पाई अपॉन 16, ये तो नियतांक ही है, हमें इसका अवकलन करना है, तो पहले इसे x मानेंगे पूरे को, x की पावर n, वो आएगा n x की पावर n माइनस 1, देखिए यही आएगा, इंटू अब इस ब्रैकेट का भी करना है, तो ब्रैकेट का करेंगे 2x का कितना आ गया 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस इसका 0, तो 2 प्लस 0 यानी वो हो गया 2, ये कैंसिल हो गया 8 बार, उत्तर आया देखिए 9 गुणा 3 यानी 27 पाई बटे 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये भी आ गया क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है एक पाइप से रेत के निकलने की दर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। चलिए पहले मैं इतनी लाइन पढ़ रहा हूं, एक पाइप से रेत के निकलने की दर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब देखिए इतना इकाई पढ़ के भी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आपको जो परिवर्तन की दर दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड रेत के निकलने की दर, तो उसके आयतन की दर होगी, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब आयतन की इकाई होती है, यानी कि dv अपॉन dt। ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आयतन के निकलने की दर। अब आता है ये जो रेत है ये जमीन पर एक शंकु बनाती है, और ये इस प्रकार का शंकु है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो हमेशा 1/6 भाग है उसके आधार की त्रिज्या की। यानी देखिए शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी आधार की त्रिज्या की, ये ऊंचाई होती है और ये आधार की त्रिज्या, तो शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की 1/6 भाग है, यानी शंकु की ऊंचाई बराबर 1/6 आधार की त्रिज्या। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, अब इसमें पूछा है रेत की ऊंचाई किस स्पीड से बढ़ रही है अगर रेत की हाइट 4 सेंटीमीटर है। हमें निकालनी है, देखिए जब रेत गिरेगी तो एक शंकु बनेगा, और ये शंकु इस तरीके से बनेगा जब ये ऊपर से गिरेगी कि इसकी ऊंचाई वो हमेशा आधार की त्रिज्या की 1/6 भाग हो। तो जब ये देखिए शंकु बढ़ता जाएगा तो इसकी हाइट भी बढ़ रही होगी, वही हमें निकालनी है कि शंकु की हाइट ये किस स्पीड से बढ़ेगी, क्योंकि देखिए जब रेत बढ़ेगा तो ये इकट्ठा होगा एक शंकु के रूप में, जितना भी रेत है, तो इसकी हाइट भी बढ़ेगी, और जब इसकी हाइट बढ़ेगी वही हमें निकालनी है इसकी ऊंचाई के बढ़ने की दर, यानी हाइट ऊंचाई के बढ़ने की दर, यानी कि dh अपॉन dt। हमें ये नहीं निकालना इसकी त्रिज्या किस स्पीड से बढ़ रही है, यानी कि dr अपॉन dt, हमें निकालना है इसकी ऊंचाई किस स्पीड से बढ़ रही है, यानी कि dh अपॉन dt। मैं यहां पे देखिए लिख भी देता हूं dh अपॉन dt, ये मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये कैसे करें, यहां तो देखिए दोनों ही चीजें बदल रही हैं, h भी बदल रहा है क्योंकि ऊंचाई भी बदलेगी, त्रिज्या भी बदलेगी, क्योंकि दोनों में संबंध भी है, अगर h बदलेगा तो r भी बदलेगी। पहले मैं एक काम कहता हूं, मैंने आपसे ये बात कही थी, जिसका भी हमें परिवर्तन की दर दे रखी है पहले हम उसी का सूत्र अप्लाई करेंगे। यहां पे दे रखी है आयतन की परिवर्तन की दर, शंकु का आयतन जैसे मैंने देखिए आपको वीडियो में बताया था 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये भी आप देखिए पढ़ चुके हैं।
अब ये बात अगर मैं कहूं आपसे इसका अवकलन ही करूं तो आर भी चेंज हो रहा है, एच भी चेंज हो रहा है, इसमें गुणनफल नियम लगेगा। लेकिन मैं देखिए आपसे अगर कहूं इस पूरे सूत्र को हम एच के पदों में ले आए, क्यों ले आए इसके पदों में? क्योंकि हमें डीएच अपॉन डी निकालना है। अगर हमें निकालना होता डी आर अपॉन डी तो मैं कहता पूरे सूत्र को आर के पदों में ले आए, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं हम पूरे सूत्र को अगर एच के पदों में ले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, तो आपका केवल डीएच अपॉन डी आएगा। वो कैसे हो सकता है? ये सूत्र देखिए मैंने आपको जो व्यास वाला बताया था, हमने त्रिज्या का मान निकाल लिया था। अब देखिए मैं इसमें बताता हूं इसमें संबंध, यानी पूरे सूत्र को हम एच के पदों में कैसे लेके आए। एच के पदों में लाने के लिए देखिए आर का मान अगर यहां से निकालूं तो आर का मान हो गया 6h, और ये आर का मान मैंने यहां लगा दिया 6h। पूरा सूत्र देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, चेंज हो जाएगा 1/3 पाई 36h स्क्वायर h, 3 से ही कैंसिल हो गया, यानी आयतन वो आ गया 12 पाई h³। यानी जो सूत्र था वो चेंज कर दिया हमने केवल h के पदों में। अब मैं कहता हूं इसका अवकलन करें हम t के सापेक्ष, वो आप लोग लाइन लिख सकते हैं दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dv अपॉन dt। तो देखिए 12 पाई तो नियतांक है, हम h³ का अवकलन करें वो हो गया 3h स्क्वायर, लेकिन h का भी करना है वो हो गया dh अपॉन dt। ये देखिए मैंने लिख दिया, और जितने मान हमें पता हैं वो सब हम यहां पे लगाएंगे। dv अपॉन dt का मान देखिए ऊपर दे रखा है 12 गुणा 3 यानी 36 पाई h स्क्वायर, और h का मान देखिए ये भी दे रखा है। हमें ऊंचाई के बढ़ने की दर उस समय निकालनी है जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां h का मान 4 लगा दिया, लेकिन इसका वर्ग भी है, और dh अपॉन dt ये मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए आगे ये चीज सब आ गई बटे में, यानी 12/36 पाई गुणा 16, ये बराबर हो गया dh अपॉन dt। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ये देखिए कैंसिल होंगे, चलिए 12 से पूरा ही कैंसिल होता है, 12 किया 36 और 16 किया 48 पाई, यानी dh अपॉन dt ये आ गया आपका 1/48 पाई, और ये इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ऊंचाई की इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर। तो ये आ गया देखिए इसकी ऊंचाई के बदलने की दर सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए थोड़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक बताता हूं, दूसरा आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। देखिए आपको ये दे रखा है किसी चीज के कुल मूल्य का एक फलन दे रखा है, यानी उसकी cx जो है ये टोटल कॉस्ट यानी कुल मूल्य का जो फलन है वो भी रुपए में, वो आपको दे रखा है। तो चलिए देखिए मैं ये कॉपी करता हूं, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 15। cx ये क्या दे रखा है? 0.007 x³ माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। यानी आप देखिए इसका मतलब है कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री कह सकते हैं, अगर वो x इकाई का उत्पादन करती है तो उसके जो कुल मूल्य है, लागत मूल्य, वो इस फलन से निकलता है। मतलब है अगर मैं आपसे कहूं कि कोई कंपनी किसी चीज की 1000 इकाई बनाती है तो x का मान हम 1000 रख देंगे, इसमें उसका कुल लागत मूल्य निकल आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। सीमांत लागत हमें निकालनी है, ये लागत मूल्य है कुल लागत मूल्य, लेकिन हमें निकालना है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट।
तो सीमांत लागत का मतलब ये होता है जो भी आपको फलन दे रखा है उसका आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। आप लाइन खुद लिख सकते हैं, मैं आपको देखिए अवकलन करके दिखाता हूं। और इसका अवकलन अब देखिए जैसे fx का लिखते हैं f डैश x, तो cx का क्या हो गया c डैश x। मैं इसका अवकलन करता हूं 0.007 x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 15 इंटू 1 एक्स का क्योंकि 1 होगा तो वह 15 हो गया। आगे लिख देता हूं सॉल्व करके 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। ये देखिए सीमांत लागत हुई, लेकिन ये उत्तर नहीं है अभी, ये सीमांत लागत का फलन हुआ। एक हमें सीमांत लागत उस कंडीशन में निकालनी है जब इन्होंने लिखा है कि 17 इकाइयां उत्पादित की जाती हैं। यानी मैं आपको नीचे लिख देता हूं, जब x बराबर 17 है तब सीमांत लागत यानी c डैश x का मान। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था जब हम x का मान इसमें 17 रखेंगे तो जो उत्तर आपका निकल के आएगा यानी 0.021 17 का वर्ग माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस के 15। या आप लोग खुद भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं और जो भी उत्तर आएगा आगे रुपए और लिख सकते हैं। और यही चीज देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको अगला दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 16 भी यही है। टोटल रेवेन्यू यानी एक फलन आपको दे रखा है और फिर ये पूछा इसकी सीमांत कितना होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। और देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हुए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बताता हूं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा। एक मनुष्य जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है एक 8 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। मनुष्य की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी मनुष्य इतनी स्पीड से, और जिसकी खुद की मनुष्य की ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, वो 8 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। याद कीजिए कि मनुष्य की परछाई किस दर से परिवर्तित हो रही है। यह आपको देखिए क्वेश्चन दे रखा है। अब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा ही हुआ जैसे मैंने आपको सीढ़ी वाला क्वेश्चन करवाया था। इसमें कोई सूत्र नहीं है। इसमें सूत्र भी पहले हमें खुद बनाना पड़ेगा और फिर उसका अवकलन भी करना है। और सूत्र जो हम बनाएंगे वो एक्स और वाई मान के ही बनाएंगे। और देखिए दो से ज्यादा आपको मानने भी नहीं है। जैसे एक्स और वाई में दो चरों की बात कर रहा हूं तो इसके अलावा आप कुछ तीसरा नहीं मानेंगे। होंगे वो केवल दो ही चर होंगे, एक्स और वाई। अब देखिए इसका चित्र कैसे बने। एक मनुष्य जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और ये 8 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। तो चलिए देखिए, आप 10th क्लास में जैसे ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर आप पढ़ते थे। ये देखिए 8 मीटर ऊंचा लैंप पोस्ट ये मैंने बनाया। ये मैंने पी क्यू लिख दिया, 8 मीटर ऊंचा लैंप पोस्ट। अब देखिए मनुष्य जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है वो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। हो सकता है यहीं से चलना स्टार्ट करे, लेकिन वो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। तो चलिए मैंने किसी स्थिति में मनुष्य समझिए वो यहां पर है और जो इसकी खुद की ऊंचाई है वो है 180 सेंटीमीटर और ये मनुष्य इस दिशा में जा रहा है। अब देखिए आप लोग यही सोचेंगे इस स्थिति में इसकी परछाई कहां होगी। ये लैंप पोस्ट है, यानी लैंप पोस्ट पे जो बल्ब होगा यानी लैंप वो ऊपर यानी इस बिंदु पे ही लगा हुआ होगा पी पे, और ये मनुष्य की ऊंचाई का यानी ऊपरी सिरा। तो इन दोनों अगर मैं रेखाओं को बिंदुओं को मिलाता हूं ये देखिए मैंने दोनों बिंदुओं को मिलाया तो ये तो है देखिए मनुष्य 180 सेंटीमीटर।
अब आप लोग यही सोचेंगे इसकी परछाई कौन सी होगी। तो देखिए, मैंने ये बात शायद 10th में भी बताता हूं, जब ऊंचाई और दूरी में एक ऐसा क्वेश्चन है, इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो रेखा आपकी बनी, मनुष्य ये है, उसकी परछाई ये होगी। यानी जिस दिशा में लैंप है मनुष्य की, उसके विपरीत दिशा में परछाई होती है। अगर लैंप पोस्ट में इधर बनाऊंगा तो परछाई वो इधर बनेगी। इस रेखा को जब हम मिला देंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे ये जो स्थिति है ये है परछाई। यानी देखिए, मैं कहता हूं, मान लीजिए मनुष्य, ये मैंने ए बी दिखाया, ए बी मनुष्य है, तो ये जो बी सी है, या चलिए मैं आर मान लेता हूं, ये बी आर, ये उसकी परछाई है। ये चलिए मैंने कंप्लीट कर दी। अब आप लोग यही सोचेंगे इसमें कौन सी चीजों को एक्स और वाई माने। तो देखिए, जो चीज नियतांक होती है वो तो कभी चेंज नहीं होंगी। ये 180 सेंटीमीटर है मनुष्य की ऊंचाई, यानी मनुष्य की हाइट, ये कभी चेंज हो नहीं सकती। लैंप पोस्ट की ऊंचाई 8 मीटर, वो चेंज नहीं हो सकती, वो नियतांक है। अब बदलेगा क्या? देखिए, जब मनुष्य यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो ये दूरी बदलेगी, क्योंकि हो सकता है 1 सेकंड बाद वो कहीं और है, 2 सेकंड बाद वो कहीं और है, तो ये दूरी बदलेगी। और अगर ये दूरी बदलेगी तो इसे हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। और अब देखिए, जब मनुष्य चलेगा तो इसकी परछाई ये भी चेंज होगी, क्योंकि हो सकता है इस कंडीशन में परछाई छोटी हो, इस कंडीशन में परछाई थोड़ी बड़ी है, जब थोड़ा और आगे जाएगा परछाई थोड़ी और बड़ी होगी, तो ये भी चेंज होगी। देखिए, ये भी चेंज होगी, ये क्योंकि दूरी है, ये मनुष्य के द्वारा चली गई दूरी है, क्योंकि जब मनुष्य यहां से यहां तक आया तो ये इसके द्वारा चली गई दूरी है। इसे मैंने देखिए एक्स माना, और ये इसकी परछाई है, तो इसे मैंने माना वाई। ये मनुष्य की चली गई दूरी है, तो मनुष्य की चाल भी हम यहां से निकाल सकते हैं dx अपॉन dt, क्योंकि मनुष्य की चाल हमें दे रखी है और हमें उसकी परछाई की चाल निकालनी है, यानी dy अपॉन dt। अब आप लोग ये सोचेंगे, जब मनुष्य इस स्थिति में चल रहा है तो ये दूरियां भी बदल रही हैं, क्योंकि ये तो देखिए कुछ और होगी, ये कुछ और होगी, लेकिन इनकी जरूरत हमें नहीं है। हमें ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है इसकी परछाई कितनी स्पीड से बदल रही है और इसकी खुद की चाल। तो खुद की चाल देखिए तब निकलती है जब खुद की द्वारा चली गई दूरी, और वो ये है, और परछाई वो ये है। तो देखिए, पहले मैं आपके सामने भाषा लिख रहा हूं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ी भाषा भी होती है। माना किसी क्षण टी पर मनुष्य की लैंप पोस्ट से दूरी x है, तथा देखिए मैं इतना लिखा है, मनुष्य की लैंप पोस्ट से दूरी वो कितनी है x, तथा उसी क्षण t पर मनुष्य की परछाई की लंबाई y है। वो भी देखिए मैंने लिख दिया, उसी क्षण t पर मनुष्य की परछाई की लंबाई y है। अब देखिए, हम इनमें संबंध कैसे निकालें। आप लोग यही सोचेंगे इनमें संबंध कैसे निकल सकता है। तो देखिए, यहां पे तो कोई पाइथागोरस में भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि संबंध तो हमें इन दोनों में निकालना है। चलिए मैं आपको एक मेथड बताता हूं त्रिकोणमिति का ही। मान लीजिए इस त्रिभुज की बात हम करें, यानी त्रिभुज ए आर बी, तो मैं ये देखिए यहां लिख देता हूं, त्रिभुज ए आर बी में tan r, कोण को मैंने r ही मान लिया। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, 180 बटे y। अब मैं कहता हूं बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें क्या आएगा? tan r लंब बटे आधार, और लंब कितना है? 8 मीटर, लेकिन ये कितनी है? सेंटीमीटर।
दोनों इकाई एक ही होनी चाहिए, या तो ये भी मैं मीटर में कन्वर्ट करता, अब मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, यानी 800 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में अगर मैं निकालूं tan r 800 बटे पूरा आधार यानी x प्लस वाई, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया 800 बटे x प्लस वाई। ये देखिए, चलिए मैं अगर दोनों को इक्वल कर दूं, क्योंकि ये भी tan r का मान है, ये भी tan r का मान, तो ये 180 बटे वाई बराबर 800 बटे x प्लस वाई। अब इसे सॉल्व करने के बाद चलिए मैंने 0 से 0 कैंसिल किया, और भी कैंसिल हो सकती है। देखिए मैं संख्याएं कैंसिल कर रहा हूं, यहां 2 से कैंसिल होंगी, ये आ गया। अब मैं अगर तिरछी गुणा करता हूं तो ये हो गया 9x प्लस 9y बराबर 40y। ये देखिए मैंने लिख दिया, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9y को इधर ले गए यानी 9x बराबर 31y। यही सूत्र हुआ, इसी को हमें लिखना है दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये मैं देखिए इधर लिखता हूं, यानी 9x का अवकलन कितना हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू 31 dy अपॉन dt। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब हम चित्र बनाएंगे तो जो x और y में संबंध निकल के आता है वही सूत्र होता है, उसी का हमें अवकलन करना है। अब हमें कौन कौन से मान इसमें पता है, 2 ही मान है वैसे, एक पता है एक निकालना है। मैंने कहा था ये मनुष्य द्वारा चली गई दूरी है। अगर मनुष्य द्वारा चली गई दूरी x है तो इसकी चाल कितनी हो गई dx अपॉन dt, क्योंकि चाल क्या होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमें दे कितनी रखी है 5, यानी dx अपॉन dt वो हो गया 5। ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, यानी अब मैं अगर इसे 31 को नीचे लाऊं यानी 45 बटे 31, यह आपका हो गया dy अपॉन dt, यानी जो परछाई के बदलने की दर है, क्योंकि देखिए परछाई की लंबाई कितनी है y, तो परछाई की स्पीड कितनी हो गई dy अपॉन dt। तो परछाई की जो बदलने की दर है वो हो गई 45 बटे 31। अब आती है इकाई की बात, क्योंकि मनुष्य की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो परछाई की चाल भी कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए जो इसका पहला टॉपिक था चैप्टर 6 का 6.1 प्रश्नावली यानी अवकलन परिवर्तन की दर के रूप में, ये मैंने आपको पूरी प्रश्नावली कराई। अब जो अगला टॉपिक होगा यानी 6.2 प्रश्नावली, जिसमें आपको दे रखा है वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।